हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटायर स्टडी। इस लेक्चर में हम करेंगे आईसीआर के मैथमेटिक्स के जो पार्ट है हमारा। ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर दिया है और ज्योमेट्री को हम इसमें देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपसे होने वाला है। जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ आपको सारे सीक्वेंस से थ्योरी के अंतर्गत सारे हम प्रमेय वगैरह या फिर जो रूल्स हैं सारे समझा रहे हैं। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है। तो रूल्स को आपको अच्छी तरीके से यहाँ स्टडी करना है। उस पर आधारित मैं क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ जो बेसिक लेवल के बनेंगे। बाकी आपको उसको पढ़ने के पश्चात आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बुक से, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 4 है मैथमेटिक्स का। इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर कंप्लीट कर दिया 3 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप एंटर स्टडी चैनल पर नए हैं तो एंटर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईसीआर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें वीडियो सारे सीक्वेंस से लगे हुए हैं। और आप अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिले, यहाँ से लेक्चर की अपडेट मिल जाएंगे, तो IICCAAR करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सिमिलर आप फेसबुक पेज पे भी ऐड हो सकते हैं पीडीएफ और वीडियो के लेक्चर की अपडेट पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री में बिल्कुल बेसिक से देखेंगे लाइन के अंतर्गत हम 4 पॉइंट 5 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, जो लाइन है हमारा यानी कि रेखा, उसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखेंगे बिंदु यानी कि पॉइंट। तो पॉइंट हमारा क्या होता है? बेसिकली इंडिकेशन ऑफ एनीथिंग इन स्पेस। किसी भी चीज को आप स्पेस में इंडिकेट कर रहे हो वो हमारा एक पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो स्पेस में किसी चीज को आप इंडिकेट किए, ये मैंने बिंदु रखते, देखो ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो सिंपल जस्ट आपको इतना ही याद रखना है कि इंडिकेशन ऑफ एनीथिंग इन स्पेस, स्पेस में किसी चीज की इंडिकेशन करना, वो आपका बिंदु कहलाएगा। ठीक है, अब रेखा यानी कि लाइन की बात करते हैं तो लाइन हमारी रेखा क्या होती है? बिंदुओं से मिल करके हमारी रेखा बनती है। बहुत सारे बिंदु जो है माइनर लेवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे तो जो हमारी लाइन होती है वो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पिछली बार जब आपका आईसीएआर का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन था, वहां से आपको समांतर रेखा के बारे में पता चल गया था। वहां से आप मार्क कर सकते थे अगर आप डेफिनेशन पढ़े होते तो ये हमारा हो गया क्या? लाइन हो गया। लाइन क्या है? बिंदुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ए भी कोई लाइन है। ठीक है, सेम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है रेखाखंड, जिसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो हमारी लाइन होती है वो इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो हमारी रेखा होती है उसकी फिक्स लेंथ, एक फिक्स लेंथ उसमें से हम निकाल लें तो उसी को हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे सपोज हम आपके पास ये देखिए एक रेखा मैंने खींच दिया। ये रेखा है, मान लो ए है, बी है। ठीक है, इसको हमने पार्ट में कर दिया, मान लो बी से सी में। तो ए से सी हमारी एक फिक्स लेंथ आ गई, मान लो 5 मीटर है। ठीक है, और बी से सी तक मान लो 3 मीटर है। तो अगर हम कहें यहाँ पे जो हमारे पास ए सी है और कॉमा बी सी है, ये क्या है? ये हमारे पास एक रेखा खंड है, मतलब रेखा का एक पार्ट है यानी कि खंड है। ठीक है, जबकि अगर ए बी की बात की जाए तो हमारे पास ए बी जो है हमारे पास क्या है? एक रेखा है यानी कि लाइन है। ठीक है, तो रेखा और रेखा खंड में आपको अंतर पता चला होगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम, किरण यानी कि रेज। रेज क्या होता है? रेज में हम क्या करते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन हो जाता है। कोई भी रेखा है उसकी एक फिक्स मतलब एक निश्चित दिशा हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? किरण है या रेज है। जैसे सपोज आप कोई एक रेखा है, ये रेखा है ए बी, इसकी डायरेक्शन आप फिक्स कर दो, यानी कि अगर आप इसकी डायरेक्शन फिक्स करेंगे तो मान लो इसको आप ले देते हैं ए बी, ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। राइट साइड डायरेक्शन इसकी जा रही है। ठीक है, राइट साइड इसकी डायरेक्शन जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोल देंगे एक किरण है, रेज है। तो ये सब बेसिकली एक रेखा के पार्ट है। अलग अलग टाइप से हम इन्हें डिनोट करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जिस चीज को इंडिकेट करना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये इनके अलग अलग नाम होते हैं, तो ये आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम इनके सब पूछा जाए बेसिक लेवल पे आप तब इन्हें कर सकें। अगला है पैरेलल यानी कि समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा है तो समांतर रेखा क्या होता है? दो रेखाओं के
दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर कब होती हैं? जब उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, पहला कंडीशन, और उनमें परपेंडिकुलर डाला जाए। तो अगर दो परपेंडिकुलर आप डालते हैं तो दोनों परपेंडिकुलर जो हैं आपके, वो दोनों जो लंबाई में हो बराबर हो। तो ये दो कंडीशन होते हैं समांतर रेखा के। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल एक दिखा रहा हूं, समांतर रेखा ए बी, ठीक है, ए बी मैंने आपको दिखा दिया, और दूसरी समांतर रेखा मैंने दिखा दिया सी डी, ठीक है। अब देखिए ये समांतर कब कहे जाएंगे, समांतर कब कहे जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, मान लो इसकी लंबाई h है, तो दूसरी अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों लाइनों पे, तो ये भी क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, h होगी। यानी कि अगर कितने हैं परपेंडिकुलर आप डाल लो, दो या दो से अधिक, सारे परपेंडिकुलर के जो होते हैं लंब के जो लंबाई होंगी वो सब जगह हर एक बिंदु पर बराबर होंगे, ठीक है। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम समांतर रेखा कह देंगे। या फिर ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सभी पॉइंट पे बराबर हो तो उन्हें हम समांतर रेखा कहेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन बनता है, मैं इसे आपको फिगर के माध्यम से समझा दे रहा हूं, आप इसको जस्ट याद रखेंगे तब भी एग्जाम में आपका काम बन जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ए बी समांतर सी डी के है, तो ए बी इसके बाद दो लाइन ऐसे खींच देते हैं वर्टिकल में, सी डी दिखा देते हैं। तो इससे आपको पता होगा कि ए बी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है जो कि एक दूसरे के समांतर है। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि ए बी और सी डी एक समांतर, दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लाइन में कुछ पार्ट देखते हैं, जैसे तिर्यक रेखा क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। तिर्यक रेखा ये होता है, जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से ही समझाऊंगा, डिफिनीशन बहुत नहीं लिखवाऊंगा। जैसे ये सारी समांतर रेखाएं मैंने खींच दी, सारी दूरी बराबर है, ये समांतर रेखाएं होगी। लेकिन एक तिर्यक रेखा क्या करती है, जिनके बीच की दूरी अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिखा दिया मैं, ए बी एक रेखा है, ठीक है, सी डी एक रेखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे क्या है, तिर्यक रेखा आपके पास क्या है, एक ए बी है और एक सी डी है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के तिर्यक हैं। यानी कि इनको अगर आगे तक आप बहुत इनफाइनाइट लेवल तक लेके जाएंगे तो ये रेखाएं एक दूसरे के पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे काटने लगेंगी। फिलहाल आपको कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक दिखाया गया है, तो ये यहाँ पे नहीं कट कर रही है। और दूसरी चीज क्या है इसमें देखेंगे आप, तो कोई भी एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लें, एक पॉइंट अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं तो इसकी जो है, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो इसकी दूरी x आती है। अगर दूसरा पॉइंट ले लें तो इसकी दूरी y आएगी। तो x कभी भी x इज नॉट इक्वल टू y, ये कभी बराबर नहीं होगा। मतलब अलग अलग बिंदुओं पर इनके बीच की दूरी अलग अलग होगी, तो हम उन्हें तिर्यक रेखा कह देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि वैसी दो, जिसे हम प्रतिच्छेदन रेखा कहते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वो रेखाएं एक दूसरे से क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदन रेखा। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख लें, ए बी सी डी देख लें, तो ए बी सी डी रेखाएं यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी रेखाएं क्या है, यहाँ पे आपकी एक प्रतिच्छेदन रेखा है जो कि एक पॉइंट पे काट रही है। पॉइंट मान लो पी है, तो पी पे कट कर रही है। तो अगर पी पॉइंट का नाम दिया जाए तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। ए बी एक प्रतिच्छेदन रेखा है, ए बी सी डी एक प्रतिच्छेदन रेखा है, और पॉइंट पी क्या है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लंब रेखा, यानी कि जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन को हम इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब रेखा। तो लंब रेखा क्या होता है, जैसे आपके पास एक रेखा है ये सपोज, ठीक है, इसके ऊपर आप एक रेखा इस प्रकार से इससे मिल रही है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हम इसे लंब कह देंगे, ठीक है। सपोज मान लो ये ए है और ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, तो हम ये कह सकते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ऐसे कहीं लिखा मिले, इसका मतलब क्या है, ए बी एक रेखा है जो सी डी रेखा पे लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे संगामी रेखा यानी कि कॉन्क्रोनेंट लाइन, तो संगामी रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो सारी रेखाएं एक दूसरे एक बिंदु पर ही आकर के मिलती हैं, उससे होके गुजरती हैं। जैसे सपोज ये एक रेखा हो गई,
एग्जाम्पल आपको दिमाग में याद रखना है तो डिफिनीशन आपको खुद ब खुद याद रहेगा। ठीक है, ये देखो 3 रेखाएं मैंने खींच दिया, सपोज ए बी सी डी, ठीक है, और ई एफ 3 रेखाएं हैं। तीनों रेखाएं एक तो क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं, चूंकि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, एक ही जगह संगम बना रही हैं। ठीक है, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। अब अगला पॉइंट है कोप्लेनर लाइन, यानी कि सह सतही रेखा। सह सतही नाम से ही क्लियर है कि एक ही सतह में हो। ठीक है, जैसे कोई प्लेन है, सपोज ये प्लेन है आपके पास, एक तल है, उसी तल पे जैसे मान लो डस्टर है, डस्टर देखे होगे आप, जिससे हम मिटाते हैं चीजों को जब पढ़ाते हैं, तो डस्टर का जो टॉप है एक तल है, फेस जो है दूसरा है, तो इस हिसाब से एक ही तल में मान लो 2 रेखाएं आपने खींच रखी है, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या कहलाएंगी, समसतही है, यानी कि एक ही सतह में स्थित है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट रहा आपका। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कोण। अभी आपने स्टडी किया पॉइंट, लाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं एंगल की तरफ, यानी कि कोण की तरफ। देखिए, आपको कोण को जो स्टडी करना है, देखिए कोण के प्रकार सबसे पहले आप देखिए नाम के आधार पर है पहला, और दूसरा है संबंध के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन रिलेशन, और पहला बेस्ड ऑन नेम। तो नाम के आधार पर क्या है, सिंपल आपको पता चलेगा नाम के आधार, जैसे न्यून कोण, एक्यूट एंगल, इंग्लिश हिंदी दोनों आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी आपको दोनों पता होना चाहिए। न्यून कोणीय यानी कि न्यून कोणीय यानी कि एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण से आपको नाम से ही पता है कि जिसमें थीटा की, जिसमें मतलब कि जो कोण हो उसका वैल्यू क्या हो, 90 से कम हो, 0 से अधिक हो। अगर थीटा है मान लो तो 0 से अधिक और 90 अंश से कम हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। एग्जाम्पल के लिए अगर अब आप देख लें तो क्या होगा, एग्जाम्पल में आप ले लें 45 अंश, 60 अंश, ठीक है, 30 अंश, ये सब एग्जाम्पल पूछा जाता है। निम्नलिखित में से 4 एग्जाम्पल दे दिया आपको, कौन सा न्यून कोण है। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना है। समकोण की बात कर दिया, तो समकोण किसे कहते हैं, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, अगला है अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण के कंडीशन में क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू होगा वो 90 अंश से तो अधिक होगा, 90 अंश से अधिक होगा। ठीक है, लेकिन 180 अंश से कम होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको देखना हो कौन कौन से एंगल हैं अधिक कोण वाले, तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे 150 अंश, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री, ये सब क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, अब सरल कोण या जिसे हम रिजिड रेखीय कोण कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, वो हमारा क्या है, उसमें हम थीटा इक्वल टू 180 अंश, जब थीटा इक्वल टू 180 अंश है तो इसे हम क्या कहते हैं, 3 नाम है इसके, सरल कोण, रिजिड रेखीय कोण और स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब अगला है हमारे पास क्या है, बृहत कोण, यानी कि जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू होती है 360 अंश माइनस थीटा, यानी कि 180 तो बड़ा हो लेकिन 360 से कम हो, तो हम उसे क्या कह देंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी कि इसको हमें डिनोट करना होगा। सारे का फिगर भी आप देखते हुए चल सकते हो, जैसे हमारा इसका फिगर, न्यून कोणीय का फिगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम, हमारा देखो थीटा की वैल्यू ऐसे होगी, ऐसे, यहाँ थीटा है। ठीक है, और अगर समकोण की बात करें तो समकोण आप कैसे बनाओगे, ऐसे, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अधिक कोण, अगर अधिक कोण का आपको फिगर बनाना हो तो आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, ये आपका थीटा यहाँ पे होगा इस कंडीशन में, और 180 अंश की अगर फिगर बनाना हो तो आपको ऐसे बनाओगे, ये आपका 180 अंश है। ठीक है, अब बात रही बृहत कोण की, बृहत कोण क्या होगा, ऐसे है, अगर सपोज ये थीटा है, ये वाला एंगल कुछ है, सपोज ये थीटा है, तो बाहर वाला जो एंगल ये होगा, इसी को हम कहेंगे क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ये है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 360 में से थीटा को घटा दोगे तो आपका आ जाएगा क्या, बृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, पूर्ण कोण की बात करते हैं हम, कंप्लीट एंगल जिसे कहते हैं। तो कंप्लीट एंगल के केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि इसको आपको शो करना है तो आप ऐसे शो करोगे। ये हो गया आपका साइन। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान में रखेंगे, सारे के साइन को, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे। कोण कौन कौन प्रकार से होते हैं ये हम नाम के आधार पे पुटअप कर लिए। तो 2, 2, 4, 2, 6 प्रकार से आपको हो गए। न्यून कोणीय, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण और पूर्ण कोण। अब हम आगे बढ़ते हैं, संबंध के आधार पर देखते हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा टाइप है, कोण में, कोण के प्रकार में दूसरा टाइप वो है संबंध के आधार। तो संबंध के आधार पर आप अगर देखना चाहें तो पहला होता है पूरक कोण, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो कोटि पूरक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे सवाल बनते हैं एग्जाम में। जैसे मान लो दो एंगल हैं, इसे हम पूरक कोण कहते हैं, और इसे हम एक नाम और है कोटि पूरक। तो सारे नाम आपको पता होने चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोटि पूरक, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब किसी भी दो कोण का योगफल 90 अंश हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं एक 90 अंश का कोण बना देता हूं, ये है, इसमें दो एंगल हैं आपके पास, एक है अल्फा सपोज और एक है बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है, ये हुआ। तो अल्फा का पूरक कोण बीटा है, बीटा का पूरक कोण अल्फा है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपसे कह दिया कि आपके पास एक एंगल है 30 डिग्री, तो उसका पूरा कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। दोनों का योग क्या 90 आना चाहिए। एक का मान लो 20 डिग्री दे दिया गया तो दूसरा क्या होगा 70 डिग्री होगा। तो ये पेयर हैं किसके, ये जोड़े हैं कोटि पूरक के। ठीक है, अब हम देखते हैं संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो सिमिलर यहाँ पे क्या है, इस केस में इसको हम कहते हैं संपूरक कोण, यानी कि जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो हमने वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। पहले ज्योमेट्री में देखो, आपको फिगर बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, अल्फा कॉमा बीटा एक दूसरे के पूरक कोण है। इस पे न्यूमेरिकल बनता है, ध्यान से अगर आप नहीं करेंगे तो पक्का गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। अल्फा कॉमा बीटा एक दूसरे के संपूरक कोण है। ठीक है, एक दूसरे के संपूरक कोण है। अब एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं, संपूरक कोण के उदाहरण कुछ देख लेते हैं। अब जैसे आपके पास 110 डिग्री दे दिया गया, तो इसका दूसरा क्या होगा 70 डिग्री होगा। एक पेयर में दे दिया एग्जांपल। दूसरा है मान लो 30 डिग्री दे दिया गया, तो आपका दूसरा कोण क्या होगा 150 डिग्री। तो ये एग्जांपल हो गया कि इसके संपूरक कोण से। मान लो आप एग्जाम में आ गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है संपूरक कोण का है, तो आप देखेंगे जिसमें दोनों का योगफल 180 हो रहा है वही आपका आंसर होगा। तो अगला देते हैं हम आसन्न कोण किसे कहते हैं। ठीक है, एडजेसेंट इंपॉर्टेंट है। कोण जैसे संबंध के आधार पे आपको बताना है, तो आसन्न कोण क्या है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो आप इसको फिगर के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करें। जैसे कोई है, सपोज फिगर है ये, यहाँ पे एक एंगल ये बना है अल्फा और एक एंगल ये बना है सपोज ये है बीटा। ठीक है, ये तीसरा एंगल बना है ये, सपोज इसको हम कह देते हैं गामा। ठीक है, और एक और बना है, इसे हम डेल्टा कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि अल्फा का आसन्न कोण कौन होगा, आसन्न मतलब समझ लो पड़ोसी। ठीक है, उसके जस्ट बगल वाला जो कोण होगा वही आसन्न कोण होगा। अगर पूछा जाए अल्फा का आसन्न कोण, ठीक है, अल्फा का आसन्न कोण, तो आपको आंसर क्या होगा बीटा। ठीक है, यहीं पे अगर पूछ लिया जाए बीटा का आसन्न कोण,
बीटा का आसन्न कोण, तो क्या कहेंगे आप? बीटा का जो आसन्न कोण है दो है, एक तो अल्फा है और दूसरा गामा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं गामा, गामा का आसन्न कोण, आप समझ पा रहे हैं, उसके जो पड़ोसी हैं वही उसके क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण होंगे। तो गामा अगर आप देखें तो बीटा हो गया ये, और दूसरा क्या हो गया? डेल्टा हो गया, बीटा गामा डेल्टा। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है आसन्न कोण किसे कहते हैं, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यहां से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल बनने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर ज्योमेट्री से वो एक क्वेश्चन लेता है, एक को तीन चार क्वेश्चन डालना चाहता है, तो एक क्वेश्चन इस पे आपको मिलेगा एंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एंगल फाइंड करने के लिए आप देखिए, संबंध के आधार पे ही इनको हमने डिस्कस करेंगे। तो दो समांतर रेखाएं लेंगे, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो वहां से आपके न्यूमेरिकल क्रिएट होके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ फिगर बना लेते हैं, इसके बाद आपको वन बाय वन समझाते हैं। ठीक है, डिफिनीशन नहीं, आपको ध्यान फिगर पे रखना है। अगर फिगर आप समझ गए तो खुद ब खुद अगर डिफिनीशन एग्जाम में आया है तो आप कर लेंगे, या फिर न्यूमेरिकल करना है तो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं हम सबसे पहले खींच लेते हैं, एक ये, दूसरा ये। बहुत ध्यान से आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, लाइन से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है आपका। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, मान लेते हैं हम इनको ए बी है एक, और दूसरा है सी डी। ठीक है, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, कोई भी तिर्यक रेखा हम ले लेते हैं पी क्यू। ठीक है, ये काटती है। अब इस पे जो है हमें पहला पॉइंट क्या आता है? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष विमुख, मतलब जिनके शीर्ष के आमने सामने हो, नाम से ही आप क्लियर किया करो। शीर्षाभिमुख कोण मतलब जिनके जो है शीर्ष आमने सामने हैं वो बराबर होंगे। अब जैसे आप इस फिगर में जाएं तो देखिए, इस फिगर में शीर्षाभिमुख कोण बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको सारे को एंगल का नाम दे दें, इसको मान लेते हैं एक है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम दो है, इसको मान लेते हैं हम तीन है, इसको मान लेते हैं चार। ठीक है, सिमिलर हम यहाँ पे जाते हैं, पांच, छ, सात और आठ, एंगल का नाम दे दिए। अब आप ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, अब यहाँ पे देखें, शीर्षाभिमुख कोण पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे एक बिंदु पर बनेंगे, एक बिंदु पर। ये आप थोड़ा सा ट्रिक सीख सकते हैं, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर बनते हैं। यानी कि इस बिंदु को आप अगर पकड़ लें तो देखिए, यहाँ पे शीर्ष के सामने सामने कौन है? एंगल एक और एंगल थ्री। तो एंगल वन की वैल्यू जो होगा वो एंगल थ्री के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, समझ आ गया? दो चार के बराबर होगा, कोण दो इक्वल टू कोण चार, और कोण यहाँ पे सात और पांच बराबर होंगे, कोण सात बराबर कोण पांच। और यहां से देखेंगे तो कोण छह बराबर कोण आठ। ठीक है, कोण आठ। तो इस तरह से आप देख लीजिए आपके पास क्या आ गया? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूं इसको। ठीक है, अब देखिए, कोण सिक्स जो है वो कोण एट के बराबर है। ठीक है, तो ये समझ गए आप शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल। यानी कि क्या होगा, वो दो टाइप के होंगे, एक एक्सटर्नल होगा एक इंटरनल होगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इंटरनल इंटरनल के बराबर होगा और एक्सटर्नल एक्सटर्नल के बराबर होगा। ये गलती आप कभी मत करना। ठीक है, ये जो है एकांतर कोण होते हैं, इसमें आप पॉइंट क्या याद रखेंगे, ये अलग अलग बिंदु पर बनेंगे। ठीक है, तो आप ट्रिक लिख सकते हैं अलग बिंदु पर। ठीक है, अलग बिंदु पर बनेंगे। इसमें दो होंगे, एक पहला होगा आपका एक्सटर्नल और दूसरा होगा इंटरनल, यानी कि बाह्य और अंतः। देखिए, ये आपके पास दो रेखा है ए बी और सी डी, तो ये इसका है अंदर वाला पार्ट। ठीक है, अंदर वाला पार्ट है ये, और बाहर ये है, ए बी रेखा से बाहर ये है,
और सीधी रेखा से ये वाला पोर्शन बाहर है आपका। तो सबसे पहले अंदर एक्सटर्नल देखते हैं। देखिए एक्सटर्नल क्या है, कोण 6 की बात करें तो एक अंतर कोण क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट वाला। तो ये क्या है, कोण 6 बाहर है, तो बाहर यहाँ भी देखेंगे कोण 4 होगा, यानी कि कोण 6 इजकल टू कोण 4 है। ठीक है, कोण 6 इजकल टू कोण 4। ठीक है, सिमिलर देखें 7 का हम देखें तो ये कोण 7 है, तो हमारा दूसरा क्या होगा, 7 का अगर हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लाइन के ये इस तरफ है दूसरी तरफ, तो लाइन के आउटर में जाकर दूसरी तरफ देखेंगे, जस्ट उसके दूसरी साइड, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण 1 इजकल टू कोण 7। ठीक है, अब इंटरनल की बात करें, देखिए 5 देख रहे हैं हम, तो लाइन के इस तरफ है 5, तो हम इंटरनल में लाइन के इस तरफ देखेंगे तो क्या आया, 3 आया, यानी कि कोण 5 इजकल टू कोण 3। ठीक है, अब 8 की बात कर लें, कोण 8 की बात कर लें किसके बराबर होगा, तो कोण 8 की बार हम लाइन के इस तरफ देख रहे हैं, तिर्यक रेखा के इस तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के उस साइड देखेंगे, तो कोण हमारा 8 इजकल टू कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्सटर्नल यानी कि इंटरनल दोनों समझ में आया है अल्टरनेट एंगल का, एकांतर कोण का। अब हम देखते हैं संगत कोण। संगत कोण उसी लाइन में होता है। ठीक है, संगत कोण उसी लाइन में होता है, जैसे अगर आप यहां से नीचे देखें, कोण 8, कोण 8 की वैल्यू क्या होगा, अगर ये अंदर लेते हैं तो दूसरा वाला बाहर लेंगे, जो रेखा होगी उसकी बाहर लेंगे, तो इसको ध्यान में रख लो आप। कोण 8 इजकल टू कोण 4 होगा। और कोण 5 की बात करें, अगर हम कोण 5 की बात करें तो क्या होगा, ये अंदर वाला कोण है, बाहर जाके देखें कोण 1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब कोण 7 की बात करें तो कोण 7 क्या हो जाएगा, आपने यहां देखा बाहर, तो अंदर देखेंगे 3, तो कोण 3 होगा। कोण 6 की बात करें तो कोण 6 हमारे यहाँ पास है, बाहर रेखा के बाहर है, तो रेखा के अंदर देखेंगे क्या मिलेगा, उसी लाइन में कोण 2 मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं। अगला इसी प्रकार से हमारा अगला पॉइंट है संपूरक। संपूरक तो आपको मैंने बता दिया कि दोनों जिनका दो का योगफल 180 है वो संपूरक होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, कोण 8 कोण 5, कोण 8 प्लस कोण 5 इजकल टू 180 अंश। ठीक है, ऐसे और आप देख लें नीचे 7 और 6 है, कोण 7 और प्लस कोण 6 इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे हम कोण से इन चीजों को बना पा रहे हैं। ठीक है, यह इस पे बेस न्यूमेरिकल आता है, तो इसको आपको अच्छे से अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, अब कुछ हम नोट की बात कर लेते हैं, कुछ नोट की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180 अंश होती है। जो हम एंगल को मेजर करते हैं दो में करते हैं, एक डिग्री में। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है हमारा, रेडियन रहता है। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, डिग्री में करना है तो 90 डिग्री ऐसे लगा देते हैं, रेडियन में करना है तो जैसे एक्स कोण है कोई एंगल, एक्स के ऊपर सी लिख देते हैं, या सिंपली सी लिख देते हैं, या सॉरी एक्स लिख देते हैं, या एक्स रेडियन लिख देते हैं। तो कैसे भी इसको लिखा जाता है, इसको भी कभी कभी हम 90 ही लिखते हैं। ठीक है ना बेंस, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तो समझ लीजिए आप इसको, दो दो रूप में हम इन्हें मेजर करते हैं किसी भी एंगल को। और पाई रेडियन इजकल टू 180 अंश होता है। तो अगर केवल आप 1 डिग्री की वैल्यू पूछें तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। यहाँ से आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी अच्छी तरीके से कन्वर्जन बताया है, रेडियन टू डिग्री कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोण को बराबर भागों में बांटना एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखें, यहाँ पे कोई दो एक 90 अंश कोण है, तो इसको जो है हम इस तरह से एक रेखा खींच रहे हैं जो इन दोनों को बराबर बराबर में काट रही है। सपोज ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, 90 अंश में है, कट कर रहा है। तो हमारी जो ये रेखा होगी इसको हम कहेंगे क्या, कोण समद्विभाजक रेखा। कोण समद्विभाजक रेखा यानी कि एंगल
बाइसेक्टर लाइन, ठीक है, ये आपको इसको कह देंगे। अब सिंपल आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंबार्धक रेखा, यानी कि अगर कोई फिगर इस तरह हम बनाते हैं, एक रेखा है ए बी, ठीक है, तो लंबार्धक नाम से ही पता है लंब भी हो और उसको रेखा को अर्धक दो भागों में बांटे, तो इस पे एक लंब हम डाल देते हैं। तो ये जो लंब है ये तो इस रेखा पे लंब बना रहा 90 डिग्री का, उसके साथ साथ ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, ऐसी रेखा को हम कहते हैं लंबार्धक रेखा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सिंपल आपको याद रखना है, सब सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका बेस यहाँ से बनेगा ज्योमेट्री का बहुत अच्छा। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, जैसे समकोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर और लंबार्धक रेखा है, तो आप समझ पाओगे अच्छा किस रेखा की बात कर रहा है, कैसे क्वेश्चन का फिगर बनाना है। ज्योमेट्री में आपने अगर फिगर बनाना सीख लिया अच्छे तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो समझ लिए 80-90% ने आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। फिर आपको उसमें थ्योरम पता है, थ्योरम लगा करके आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है। अब देखिए माध्यिका की बात हम कर लेते हैं। तो माध्यिका मीडियन आपने कई बार सुना होगा ना, तो इसको आपको पता भी होना चाहिए। जैसे सपोज कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास, तो किसी भी शीर्ष से समूह भुजा पर खींची गई रेखा जो समूह भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, यानी कि ये ए है, दूसरा वाला बी है, फिर सी है, समूह भुजा को वो दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो क्या होगा, उसे हम कह देंगे ये क्या है, माध्यिका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सारी चीज डेफिनेशंस हैं, इनको आप याद रखें। उसी को हम कह देंगे मीडियन यानी कि माध्यिका, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, अल्टीट्यूड यानी कि लंब रेखा या परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हो आप इन्हें। तो अगर मान लो कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, एक त्रिभुज है आपके पास, इस त्रिभुज में एक रेखा ऐसी है, किसी भी शीर्ष से एक रेखा खींची गई है जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री कट कर रही है, बस केवल 90 डिग्री कट कर रही है, उसको किस भाग में डिवाइड कर रही है इसे हमें नहीं मतलब है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ये एक तरह का लंब रेखा है, लंब रेखा है, ठीक है। और इसी को हम क्या कह देंगे, यही जो है त्रिभुज की ऊंचाई है, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, एच मान लो इसे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, ये आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इसको मैंने कवर किया ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप होने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने बेसिक पॉइंट सारे सेलेक्ट किए। जो आपको डाउट करते हैं, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 2 लेक्चर और आएंगे इसके, आपका कुल मिला 2 लेक्चर और आएगा तो आपका पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, सारे रूल्स इसमें कवर हो जाएंगे। उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप थ्योरम को अच्छी तरीके से देखते हैं, सारे रूल्स को समझ लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा फंसेगा एग्जाम में जो आप ना कर पाओ। ज्योमेट्री का बेसिक हम क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, आप ICRA में एक सीट अपना हासिल करें, ठीक है, स्टडी करें अच्छी तरीके से। तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।